नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। क्या भारत में इनकम टैक्स खत्म होना चाहिए? जो भारत के टैक्स पेयर्स हैं, क्या उनके साथ किसी तरीके का पार्शियलिटी भेदभाव हो रहा है? क्योंकि कई ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको इससे सहूलियत है, कई किसान ऐसे हैं जिनको राहत दी जाती है, लेकिन क्या वाकई में इसका फायदा सिर्फ किसानों को हो रहा है या उनके दम पर इसका फायदा कई ऊंचे पदों पर बैठे लोग उठा रहे हैं और दिख रहा है सिर्फ कि किसानों को फायदा हो रहा है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आप इस टैक्स व्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्योंकि कई जगहों पर कई वर्ग के लोगों को टैक्स राहत दी जा रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि उनके भरोसे फायदा कई और लोग उठा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो इस टैक्स व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत है। ये हमारी टैक्स व्यवस्था है नहीं। जब हमारी टैक्स व्यवस्था थी तो भारत की जीडीपी 40% थी। आज की डेट में हम 8% 7% पे अटके हुए। जब हमारी टैक्स व्यवस्था थी तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आज हम कर्ज की रानी बने हुए हैं। जब हमारी टैक्स व्यवस्था थी तो हम पूरी दुनिया को हम कर्ज दिया करते थे। आज भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा है। बच्चा बच्चा 1.5 लाख के कर्जे में डूबा हुआ है। 150 करोड़ जनसंख्या है, 250 करोड़ 250 लाख करोड़ का कर्जा, मतलब हर व्यक्ति, हर बच्चा, छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो भी 250 लाख करोड़ के कर्जे में। हालत ये हो गई है कि सरकारें जो उधार लेती हैं उससे केवल ब्याज पूरा करती हैं, मूलधन तो वापस कर ही नहीं रही। इस तरीके का हो रहा है। किसी राज्य के ऊपर 9 लाख करोड़ का कर्जा, किसी के ऊपर 7 लाख करोड़ का कर्जा, इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान टैक्स व्यवस्था इसलिए भी गड़बड़ है कि इसमें बहुत भेदभाव है, बहुत भेदभाव है। उदाहरण के लिए नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में कोई अगर ट्राइबल है, वो हर महीने 1 करोड़ कमाए, हर महीने 2 करोड़ कमाए, हर महीने 5 करोड़ कमाए, हर महीने 10 करोड़ कमाए, हर महीने 100 करोड़ रुपए भी कमाए, तो भी उसको एक पैसे इनकम टैक्स नहीं देना। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, वहां के जो ट्राइबल्स हैं बहुत सारे उसमें सांसद, विधायक, मंत्री बन गए। किसी के पास 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, किसी के पास 400 करोड़ की प्रॉपर्टी। वहां के बहुत सारे नेता, नौकरशाह ऐसे हैं जिन्होंने अपना लॉ कॉलेज बना लिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना लिया है, मेडिकल कॉलेज बना लिया, अपने हॉस्पिटल बना लिए हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके बड़े उद्योग व्यापार चल रहे हैं। उसके बावजूद उनको एक रुपए टैक्स नहीं देना। और वहीं दूसरी तरफ आ जाइए आप दिल्ली में, बाकी राज्यों में, तो भैया जो भी 1 लाख रुपए ज्यादा कमाएगा उसको टैक्स देना है। पहले तो ये लिमिट कम थी, अब तो जो बढ़ते बढ़ते जाते 1 लाख तक हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं इनकम टैक्स में बहुत भेदभाव है। ऐसे नेताओं, नौकरशाहों ने अपनी दुकान सेट करने के लिए एक नया नियम बनाया कि भैया कृषि आय पे कोई छूट नहीं होगी, वो कृषि आय कुछ भी हो जाए। तो एक तो पहले मंत्री थे, उन्होंने अपने गमले में ही गोभी पैदा कर दिया और 7 करोड़ रुपए बोला कि हम तो जो है, हम तो ये कृषि से पैदा हुई गोभी पैदा करके हमारा पैसा आया। आज की डेट में क्या हो रखा है कि जो नेता नौकरशाह देश को लूट रहे हैं उसको व्हाइट करने के लिए उन्होंने एक इनकम टैक्स एक्ट में व्यवस्था किया है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होगी। तो क्या करते हैं, पहले 100 करोड़ रुपए कमाया घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली से, 10 करोड़ रुपए की जमीन खरीद लिया, और उसके बाद जो बचा हुआ 90 करोड़ है उसको हर साल 10-10 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करके अगले कुछ ही दिनों के अंदर पूरा का पूरा 100 करोड़ व्हाइट कर लेते हैं। बहुत सारे नेता क्या करते हैं कि 200 करोड़ ब्लैक मनी इकट्ठा किया, उससे थोड़ी जमीन खरीदते हैं, उसके बाद कॉलेज बना लेते हैं और कॉलेज बना के उसको सारा व्हाइट कर लेते हैं। तो आज की डेट में ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए लोग जमीन खरीद रहे हैं, उस पर कॉलेज बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, उस पर फार्म हाउस बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, उस पर लॉ कॉलेज बना रहे हैं। इस तरीके से पूरे जमीन को पूरी एग्रीकल्चर इनकम दिखा दिखा के उसको कोशिश की जाती है व्हाइट करने की। वो लोग हो गए जो आपने बताया घूसखोरी और दलाली करके ये कई 100 करोड़ के मालिक हो जा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो 30,000, 35,000, 50,000, 1 लाख बड़ी मेहनत से पढ़ाई करके नौकरी हासिल कर रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं। इसलिए मैं भेदभाव हुआ, बहुत बड़ा भेदभाव नहीं। दूसरा, जब इस टैक्स व्यवस्था का कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं निकल रहा तो इस टैक्स व्यवस्था को क्यों करना? मैं कह रहा हूं इनकम टैक्स खत्म होना चाहिए, खत्म, जीरो। टोल टैक्स खत्म होना चाहिए, रोड टैक्स खत्म होना चाहिए, वैट खत्म होना चाहिए, टीडीएस खत्म होना चाहिए, जीएसटी खत्म होनी चाहिए। और क्यों खत्म होना चाहिए मैं संविधान के हिसाब से बताता हूं। यदि आपने कमाई के ऊपर खर्चा ले लिया, जैसे आप अभी यहां पे नौकरी करते हैं, आपको 1 महीने की सैलरी मिलती है और आपने अपनी सैलरी में टैक्स कटवा दिया, तो जब एक बार आपने कमाई के ऊपर टैक्स दे दिया तो फिर खर्च करने के ऊपर टैक्स क्यों होना चाहिए, फिर जीएसटी क्यों होनी चाहिए? और अगर खर्च करने पे जीएसटी लेना है तो कमाई के ऊपर इनकम टैक्स क्यों होनी चाहिए? आप गाड़ी खरीदने गए, अब आपने यहां नौकरी किया, आपने पहले इनकम टैक्स दे दिया, अब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो रोड टैक्स देंगे। रोड टैक्स किस लिए देते हैं? सड़क बनाने के लिए। तो अगर आपने गाड़ी खरीदते समय सड़क बनाने के लिए रोड टैक्स दे दिया तो फिर बाद में टोल टैक्स क्यों लगना चाहिए? और जब बाद में सड़क पर चलने के लिए अगर टोल देना ही है तो गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स क्यों लगना चाहिए? मेरा मानना ये पूरी तरीके से मनमानी व्यवस्था है टैक्स व्यवस्था, और सरकार कल गर्त में जा रही है। हमने इनकम टैक्स वसूलने के लिए पूरे देश भर में
इनकम टैक्स का ऑफिस बना दिया है, उसमें अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक गाड़ी बंगलो दुनिया भर का उसमें हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हमने जीएसटी कलेक्शन करने के लिए पूरे देश भर में जीएसटी डिपार्टमेंट बना दिया, टोल टैक्स कलेक्शन के लिए पूरे देश भर में अलग डिपार्टमेंट बना दिया, वैट कलेक्शन करने के लिए पूरे देश में अलग एक सिस्टम चल रहा है, टीडीएस कलेक्शन के लिए पूरे बैंकों में अलग स्टाफ रखा हुआ है। क्यों करना भैया? इन टैक्स की जरूरत नहीं है। चाणक्य वाला टैक्स सिस्टम लागू करिए, वन नेशन वन टैक्स। सरकार कस्टम के अलावा सारे टैक्स खत्म कर दे और केवल 2% ट्रांजैक्शन टैक्स ले। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 1000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, 10,000 रुपए से अधिक लेन देन को आधार से लिंक करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कठोर कानून नहीं होगा लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शुरू नहीं करेंगे। और सरकार 2% टैक्स दे दे। 2% का मतलब 1000 रुपए तक कोई ट्रांजेक्शन किया तो कुछ देना ही नहीं है। आम जनता जब 10,000 रुपए का कुछ सामान खरीदेगी तो 200 रुपए एक्स्ट्रा दे देगी। 1 लाख का सामान खरीदेगी 1,02,000 दे देगी। आप जरा सोचिए, जब मिडिल क्लास को इनकम टैक्स देना ही नहीं है, बिजनेस क्लास को जीएसटी देना ही नहीं है, टोल टैक्स देना नहीं है, रोड टैक्स देना नहीं है और किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना, आपको चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत ही नहीं है। वो खामखा कागज भरने से आपका टेंशन खत्म हो गया, फॉर्मेलिटी खत्म हो गई। नहीं तो मिडिल क्लास तो चलो बेचारा साल भर में एक बार इनकम टैक्स भरता है। ये जो बिजनेस व्यापारी है इनको तो हर महीने टैक्स भरना, हर महीने अपना उनको कागज भरना होता है। उनको जीएसटी का हर 3-3 महीने उनको कागज भरना पड़ता है। उसके लिए अच्छा खासा स्टाफ रखते हैं, एक अलग से डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट रखते हैं, एक अलग से उसमें सीए भी रखते हैं। इतना सारा खर्चा हो रहा है। क्यों? आप केवल 2% ट्रांजेक्शन टैक्स लगाइए, सरकार का खजाना भी भर जाएगा। न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत, न टीडीएस की, न टोल टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत, न जीएसटी डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट की जरूरत भी नहीं है। सरकार भी माला माल होती रहेगी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 100 रुपए से बड़ी नोट क्यों बंद हो जाएगी, तो अराजकता आएगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं और जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे है। तो इसलिए 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने पे यहाँ न बाढ़ आएगी, न सुनामी आएगी, न भूकंप आएगी। आज की डेट में गोलगप्पे बेचने वाला, चाय बेचने वाला, पान बेचने वाला, माला फूल बेचने वाला भी ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है। तो अगर हम 1000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 144 कोड आधार बना हुआ है, 99% लोगों के पास आधार है। अगर हम आधार को लिंक कर देंगे 10,000 रुपए से अधिक ट्रांजेक्शन के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार केवल इतना कर दे, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दे, 10,000 से अधिक लेन देन को आधार से लिंक कर दे, सारे टैक्स खत्म कर दे, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस, जीएसटी खत्म कर दे, टैक्स कलेक्शन वाले सारे डिपार्टमेंट खत्म कर दे और केवल 2% बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स ले। जब भी कोई 1000 के ऊपर ट्रांजेक्शन करेगा तो ऑनलाइन ही करेगा। वो जो 2% का टैक्स है वो इन सब चीजों का खाना पूर्ति कर देगा, एकदम ज्यादा हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। सरकार मालामाल हो जाएगी। सरकारों के ऊपर जो कर्ज है धीरे धीरे लोगों के सर पे से भी जो एक बोझ है वो, और लोगों के ऊपर से जो सब बोझ उतर जाएगा। लोगों का भी, व्यापारियों को खतरा रहता है, आए दिन इनकम टैक्स का छापा आ रहा है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट का छापा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो सब भी खत्म हो जाएगा। ये तो टैक्स की बात हो गई अश्विनी जी। और ऐसे कई नियम है, अभी कई सारे ऐसे नियम हैं जिसमें कहा जाता है कि बदलाव होना चाहिए। अभी आपसे भी मेरी चर्चा हो रही थी तो आपने भी कहा कि कई सारे जो नियम हैं वो अभी उनमें संशोधन की जरूरत है और रह रहकर कई सारी बातें ऐसे निकल करके भी आती है। तो क्या आपको लगता है कि अब क्योंकि देश आजाद हुए लंबा समय भी हो गया है, बहुत सारी चीजें जो हैं पहले से अब बदली भी हैं, तो ये नियम भी कुछ बदलने चाहिए? देखिए, इस देश में होता क्या है कि सरकारें केवल 1% लोगों की सुनती है, 99% लोगों की सुनती नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। बाकी आम जनता से सरकारें मतलब ये रेशियो है, हाँ, 1:99 1:99 का रेशियो है। बाकी आम जनता से तो वोट लेती हैं, सुनती केवल 1% की है। मैं उदाहरण बताता हूं। जो भ्रष्टाचारी हैं वो चाहते हैं घटिया कानून चलता रहे, लेकिन 99% लोग भारत के ईमानदार हैं, वो चाहते हैं कि यार भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। और सरकार घटिया कानून को नहीं बदल रही, इसका मतलब सरकार भ्रष्टाचारियों का संरक्षण दे रही है। 99% की बात सुन नहीं रही है। जो भारत में कालाबाजारी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, मिलावटखोरी करते हैं, ये चाहते हैं कि घटिया कानून चलता रहे। लोग चाहते हैं कि मिलावटखोरी बंद हो, मुनाफाखोरी बंद हो, कालाबाजारी बंद हो, और घटिया कानून चल रहा है। इसका मतलब सरकार उनके पक्ष में खड़ी, 1% के पक्ष में खड़ी है। जो लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपहरण करते हैं, फिरौती लेते हैं, वो चाहते हैं कि उनका कारोबार चलता रहे। 99% उससे मुक्ति चाहते हैं और सरकार सिस्टम को नहीं बदल रही, घटिया नियम कानून को नहीं बदल रही, इसका मतलब सरकार उनके साथ खड़ी है। जो ड्रग स्मगलिंग करते हैं वो चाहते हैं घटिया कानून चलता रहे, सिंगापुर जैसा कानून न बने, और सिंगापुर जैसा कानून नहीं बन रहा है। आम जनता चाहती है कि भारत में ड्रग का नामो निशान खत्म हो जाए, और लेकिन कानून घटिया चल रहा है जो ड्रग माफियाओं के मन माफिक है। इसका मतलब सरकार उनकी बात सुनती है, आम जनता की बात नहीं सुनती है।
लोग फर्जी केस से परेशान है, फर्जी जांच से परेशान है, फर्जी गवाही से परेशान है, फर्जी एफआईआर से परेशान है, फर्जी एफिडेविट से परेशान है। लोग चाहते हैं ये बंद हो जाए, लेकिन जो 1% फर्जीवाड़ा करने वाले चाहते हैं कि नहीं कानून न बदले, तो और कानून नहीं बदल रहा, इसका मतलब सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। जिसके घर में मर्डर हो जाता है वो चाहता है जल्दी से जल्दी हत्यारे को सजा हो जाए, और हत्यारा चाहता है तारीख पे तारीख चले, 40 साल 50 साल मुकदमा चलता रहे, और मुकदमा 40 साल 50 साल चल रहा है। इसका मतलब सरकार हत्यारे के साथ खड़ी हुई है। आतंकवादी चाहता है मुकदमा 30 साल 40 साल चले, आम जनता चाहती है आतंकवादियों को 6 महीने में फांसी हो जाए, और फांसी नहीं हो रही है, मुकदमा 40 साल चल रहा है। इसका मतलब सरकार आतंकवादी के साथ खड़ी हुई है। अलगाववादी है, माओवादी है, नक्सली है, वो चाहते हैं सिस्टम न बदले, और सिस्टम नहीं बदल रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम एक दिन के लिए होटल में जाते हैं, एक दिन का मतलब 24 घंटे, और आप रात को जाइए, चेक इन करिए, और सुबह अगर 10 बजे के बाद आपने चेकआउट किया तो आपको 2 दिन का किराया लग जाएगा। तो मतलब 12 घंटे में ही 1 दिन का किराया लेते हैं। अगर हमें 24 घंटे रहना हो तो होटल वाले 2 दिन का किराया ले लेते हैं। सरकार नियम नहीं बना रही कि भैया देखो तुम्हारा चेकआउट टाइम, तुम्हारा रहने का टाइम 24 घंटे होगा, जितने बजे तुम चेक इन करोगे उतने बजे चेकआउट करोगे, एक ही दिन का किराया लगेगा। अभी होटल वाले 24 घंटे में 2-2 दिन का किराया उठा लेते हैं। आप जाइए, रात को देर रात जाइए, अब अगले दिन आपको शाम को चेकआउट करना, आपको 2 दिन का होटल का रेंट लगेगा। तो ये जो व्यवस्था है, लफ्ज़ जिहाद करने वाले 1% है, वो चाहते हैं कि कानून न बने पार्लियामेंट में। आम जनता चाहती है लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बने, और पार्लियामेंट में कानून नहीं बन रहा है। धर्मांतरण 1% लोग कराते हैं, वो चाहते हैं कानून न बने पार्लियामेंट में। 99% लोग चाहते हैं धर्मांतरण रुक जाए, और कानून नहीं बन रहा है। घुसपैठ करने वाले चाहते हैं कठोर कानून न बने, भारत के लोग चाहते हैं घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बने, और कानून नहीं बन रहा है। इसी तरीके से 1% चाहते हैं हवाला कारोबार चलता रहे, और हवाला कारोबार तभी चलेगा जब बड़ी नोट होगी। भारत के 99% चाहते हैं हवाला कारोबार बंद हो जाए। न हवाला कानून बदल रहा है, न 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो रही है। 99% लोग चाहते हैं काला कारोबार बंद हो जाए, अवैध कारोबार बंद हो जाए, काला धन बंद खत्म हो जाए। और कानून वो तभी हो सकता है जब 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद हो, और काला धन जो ब्लैक मनी वाला एक्ट है उसको बदला जाए। 99% लोग नामी आराम से ट्रांजैक्शन करते हैं, खुले में करते हैं। 1% लोग बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो चाहते हैं घटिया कानून चलता रहे। तो जो सिस्टम है वो एक तरीके से पूरी तरीके से 1% के साथ खड़ा हुआ है। जो 99% की इच्छा है वो नहीं हो रहा है। अब दुर्भाग्य देखिए, संसद में बतौलेबाजी होगी, तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी। संसद के बाहर दुनिया भर के बकवास के मुद्दों पर चर्चा होगी। 3000 पॉलिटिकल पार्टियां और 5000 सांसद विधायक। इसमें से कितनी पॉलिटिकल पार्टियां और कितने सांसद विधायक घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं? 3000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं और 5000 सांसद विधायक। इसमें से कितने ऐसे हैं जो आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं? 3000 पॉलिटिकल पार्टियां और 5000 सांसद विधायक। इसमें से कितने लोग कह रहे हैं कि भैया ये तारीख पे तारीख बंद होनी चाहिए, ये जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ के आधार पर कानून खत्म होना चाहिए? कौन कह रहा है? इसलिए मैं कहता हूं ये 99% लोग केवल वोट देने के लिए हैं। पॉलिटिकल पार्टियों ने आम जनता का मानसिक खतना कर रखा है। आम जनता को बस बरगला रही हैं, आम जनता को अपने झूठ में फंसा के रखी हुई है, और आम जनता उनके झूठ में फंसी हुई है। कभी सोच ही नहीं रही है कि भैया जो समस्या भारत में है वो चीन में तो नहीं है, जो समस्या भारत में है वो तो जापान में नहीं है, जो समस्या भारत में हो तो अमेरिका में नहीं है। हमारा देश चीन, जापान, अमेरिका जैसा क्यों नहीं बन रहा है? हमारा देश जर्मनी जैसा क्यों नहीं बन रहा है? हमारे देश की समस्याएं क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? न सोना तस्करी रुक रही है, न चंदन तस्करी रुक रही है, न हवालाबाजी रुक रही है, न कबूतरबाजी रुक रही है, न जासूसी रुक रही है, न गद्दारी रुक रही है, न अराजकता रुक रही है, न अपहरण रुक रहा है, न फिरौती रुक रही है, न रोड रेज रुक रहा है, न सड़क जो बार बार टूट रही, सड़क का टूटना बंद हो रहा है, न सड़क के गड्ढे कम हो रहे हैं। कुछ भी कम नहीं हो रहा है। इसके ऊपर चर्चा करने की बजाय कुल मिला के वही जो 1% के जो लोग हैं जी, उनके मुताबिक वो 99% लोगों को चलाया जा रहा है। और इसी वजह से शायद ये जो नियम है, जैसे कभी बताया अश्विनी जी ने, कि बहुत सारी चीजें जो है उसमें बदलाव की जरूरत है। बहुत मतलब जमीन से जुड़े अगर आप देखेंगे ग्राउंड रियलिटी, तो शायद समझ में भी आता है कि वो बहुत सारे नियम अब बहुत पुराने हो गए हैं, उनमें संशोधन की जरूरत है। और वही 1% लोग हैं जो इन नियमों को बदलने नहीं दे रहे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।